I am Dr. Vinod Kumar. I welcome all of you in the Vinod Kumar Scholar Education Digital Learning class. In this video number 20, I will discuss with you multiple choice question in the subject of financial management. Paper 3 September 2013 of UGC NET JRF Commerce is considered for this video. Okay, तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1, मैच द आइटम्स of list 1 with the list second. So in the list 1 there are explanation with respect to the four theories. Okay, so a theory of capital structure in which weighted average cost of capital means KO या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म विच इज़ वी, जिसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, रिमेन्स कांस्टेंट एज फाइनेंशियल लिवरेज इज चेंज्ड. ओके, सो द डायग्राम ऑफ दिस theory is that this is cost of debt and this is overall cost of capital. ओके, दोनों कांस्टेंट बताई गई हैं. ओ एक्स पे आपका लिवरेज है और ओ वाई एक्सिस पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. ओके, जब आप लिवरेज यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती है. ओके, तो ये जो डायग्राम हम स्टडी करते हैं, मान लीजिए जब आप लिवरेज बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या मतलब रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेज. सो वी कॉल इट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिए. यहाँ पर, यहाँ सेकंड है, ये फर्स्ट है एंड ये फोर्थ. ओके, तो इसलिए कि थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट एज फाइनेंशियल लिवरेज इज चेंज्ड इज नोन एज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो फर्स्ट का 3. द वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी. गियर्ड कंपनी का मतलब है गियर्ड कंपनी का मतलब लीवर्ड फर्म, जो कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कैपिटल को यूज करती है. तो वैल्यू ऑफ द गियर्ड कंपनी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अनगियर्ड कंपनी. अनगियर्ड कंपनी का मतलब है ऑल इक्विटी कंपनी, जिसका टोटल कैपिटलाइजेशन इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, विद सिमिलर बिजनेस रिस्क बट ओनली बाय द अमाउंट ऑफ डेट एसोसिएटेड टैक्स सेविंग ऑफ द गियर्ड कंपनी. ओके, तो वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी मतलब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस डेट मल्टीप्लाई विद टैक्स रेट. तो ये जो फार्मूला है वो हम यूज़ करते हैं मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में. ओके, तो बी का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द 4th. ओके, नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइजेज द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देयर बाय मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म is known as traditional approach. Okay, and share price is independent of the degree of financial leverage. We call it capital asset pricing model. Okay, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के साथ कोई रिलेशन नहीं है. ओके, तो शेयर प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. वी कंसिडर इट इन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. ओके, सो करेक्ट आंसर इज second. Okay, second question देखिए, which one of the following expression represents a correct matching. okay, correct matching किसके अंदर हमने कंसिडर करनी है. सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए डिक्रीज इन द प्रोपोर्शनल क्लेम ऑन अर्निंग एंड एसेट्स ऑफ ए शेयर ऑफ ए कॉमन स्टॉक. कॉमन स्टॉक का मतलब इक्विटी, ड्यू टू द इशुएंस ऑफ एडिशनल शेयर. तो वी कॉल इट डाइल्यूशन. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो डाइल्यूशन का एक्सप्लेनेशन में भी लिखा गया है, डिक्रीज इन द प्रोपोर्शनल क्लेम ऑन अर्निंग एंड एसेट्स ऑफ ए शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक डिक्रीज द इशुएंस ऑफ बिकॉज ऑफ द इशुएंस ऑफ एडिशनल शेयर. तो जब नए शेयर जारी कर दिए जाते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के का जो है प्रजेंट अर्निंग में और एसेट्स के ऊपर उनका जो शेयर जो है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है. तो वी कॉल इट डाइल्यूशन. सेकंड है एंटिसिपेटेड एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल बुक वैल्यू ऑफ द फर्म.
इसको डिविडेंड यील्ड नहीं कहते, डिविडेंड यील्ड तो है ये, बट किससे डिवाइड करते हैं हम, मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म। तो बेसिकली ये यहाँ ये चीज़ गलत लिखी गई है, टोटल बुक वैल्यू। अगर टोटल बुक वैल्यू की जगह मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म है तो हम डिविडेंड यील्ड का डेफिनेशन देते हैं, और तब हम ये कह सकते हैं कि एंटिसिपेटेड एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म इज नोन एज डिविडेंड यील्ड। बट टोटल बुक वैल्यू लिखा गया है, इसकी वजह से ये गलत है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, जैसे 10 रुपये का एक शेयर है, उसको 5 रुपये का करना। ओके, तो अगर 5 रुपये के हिसाब से किसी शेयर होल्डर के पास 2 शेयर होंगे और 10 रुपये के हिसाब से 1 शेयर होगा। ओके, तो व्हेन ए शेयर होल्डर रिसीव्स lesser number of new shares in exchange for a given number of old shares, ओके, तो उसको हम स्टॉक स्प्लिट नहीं कहते, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि स्टॉक स्प्लिट में तो क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। ओके, जैसे 10 रुपये के एक शेयर को 5 रुपये का एक शेयर में कन्वर्ट करना, 5 रुपये के हिसाब से 2 शेयर होंगे और 10 रुपये के हिसाब से 1 शेयर होगा। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्हेन ए शेयर होल्डर receives more number of new shares in exchange for a given number of old shares, so we call it stock split. Okay, the par value per share is reduced, जैसे मैंने 10 रुपये का एक शेयर है उसकी पार वैल्यू को रिड्यूस करके 5 रुपये कर दिया है। ओके, तो इसको स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। अगर 5 रुपये के शेयर को 10 रुपये का शेयर में बदल दिया जाता है तो उसको रिवर्स स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं, रिवर्स। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेलिंग सिक्योरिटीज बाय द शेयर होल्डर इज नोन एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो डेफिनेशन है यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए प्रोजेक्ट इज मोर देन द हर्डल रेट। हर्डल रेट का मतलब होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू वुड बी पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन आर ग्रेटर देन के, के मीन्स हर्डल रेट या और कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इट वुड बी पॉजिटिव। तो प्रेजेंट वैल्यू वुड बी पॉजिटिव, आर ग्रेटर देन के। ओके, सो व्हेन IRR is more than the hurdle rate which is K, net present value would be positive. ओके, और यहाँ पर पॉजिटिव NPV होता है और R लेस देन K होता है तो नेगेटिव NPV होता है, और R इज इक्वल टू K होता है तो NPV 0 होता है। ओके, फोर्थ इज द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट in the operating cost structure of a firm regardless of the volume denotes the presence of financial leverage. So this is the false, because this definition is operating leverage. Super leverage is the result of multiplicative combination of degree of operating leverage and financial leverage. Okay, so combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. So this is correct. तो इसलिए statement 1 is false एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ओके, बिकॉज स्टेटमेंट 1 में जो डेफिनेशन दिया गया है वो ऑपरेटिंग लिवरेज का है, न कि फाइनेंशियल लिवरेज का। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैज इनकरेक्ट मैचिंग। ओके, ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ईच एसेट would be offset with a financing instrument of the same approximate maturity, we call it hedging approach or matching approach. Okay, तो मतलब क्या है कि परमानेंट एसेट को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किया जाएगा और टेम्परेरी या फ्लेक्सिबल एसेट को या शॉर्ट टर्म एसेट को, मीन्स करंट एसेट जो होता है वेरिएबल टाइप का, उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से मैच करेंगे या उसको मैनेज करेंगे। तो वी कॉल इट हैजिंग अप्रोच। ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ऑल लॉन्ग टर्म फंड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस द करंट एसेट्स, दिस इज अग्रेसिव अप्रोच, गलत। वी कॉल इट कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच। ओके, नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट ए फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स, तो वी कॉल इट परमानेंट वर्किंग कैपिटल।
Okay, so trade creditors and other payables that arise in the firm's day-to-day operations are known as spontaneous financing. Okay, तो इसमें कोड सेकंड इज इनकोरेक्ट। तो हैजिंग अप्रोच में देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म और सीजनल वेरिएशन इन करंट एसेट्स वुड बी फाइनेंस्ड विद शॉर्ट टर्म लोन या डेट, और परमानेंट कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट एंड ऑल फिक्स्ड एसेट्स वुड बी फाइनेंस्ड विद लॉन्ग टर्म डेट और विद इक्विटी। वी कॉल इट हैजिंग अप्रोच और मैचिंग अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच क्या होती है, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ऑल शॉर्ट टर्म फंड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस करंट एसेट। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, it is a certain minimum level of working capital on a continuous and uninterrupted basis. Spontaneous financing, trade creditor, other payables, accruals that arise spontaneously in the firm's day-to-day operations are known as spontaneous financing. Okay, so it was all in this video, so thank you very much.